मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वस्थ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो हम लोग जो है स्वतंत्र राज्य पढ़ रहे थे। स्वतंत्र राज्य जो है किस तरीके से स्वतंत्र हुए और फिर बाद में इनको अंग्रेज़ों ने क्या किया, हड़प लिया। अंग्रेज़ों ने अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। तो स्वतंत्र राज्य में काफ़ी कुछ देख लिया। अब जो बचा खुचा है 2-4 टॉपिक उसे आज हम लोग ख़त्म कर देंगे, फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी। अभी देखो हम लोगों ने अवध पढ़ लिया, ठीक है, बंगाल पढ़ लिया, मराठा पढ़ लिया, सिख पढ़ लिया, सब सारी चीज़ पढ़ लिए मेन। अब बचता है हैदराबाद। हैदराबाद भी जो है स्वतंत्र होता है। हैदराबाद भी एक राज्य बनता है स्वतंत्र होकर के। कुछ इस तरीके से हमारा जो है भारत है, तो इस भारत के नक्शे में हैदराबाद जो आज का आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, वही क्या था, उस समय हैदराबाद राज्य हुआ करता था। ये वाला क्षेत्र जो है एक राज्य था जो हैदराबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक, यहाँ पर मुगल्स बैठे थे। जो औरंगजेब के उत्तराधिकार थे वो कमज़ोर हो गए थे। तो हैदराबाद के लिए फर्रुख सियर के समय में, जो फर्रुख सियर था 1713 से लेकर 19 तक इसका कार्यकाल था फर्रुख सियर का। जो फर्रुख सियर 1713 से लेकर के और 19 तक, 1713 से लेकर के 19 तक जो है मुग़ल सत्ता पर रहता है। तो इसने एक व्यक्ति को हैदराबाद का जो है उसका सूबेदार बनाकर भेजा। सूबेदार, क्योंकि मुग़ल के सूबे थे ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तमाम सूबे थे। जैसे बंगाल एक सूबा था, अवध एक सूबा था, ऐसे ही हैदराबाद भी मुग़ल का क्या था, सूबा था। क्योंकि हैदराबाद वगैरह को काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 20-22 वर्ष तक कौन रहा था दक्षिण भारत में, औरंगजेब। तो उसने सारा जीता था। तो इस तरीके से इस मतलब निज़ाम उल मुल्क नाम का एक व्यक्ति था। निज़ाम उल मुल्क को हैदराबाद का क्या बनाता है, सूबेदार। हैदराबाद का सूबेदार बनाकर कौन भेजता है, फर्रुख सियर। ठीक, कुछ समय तक यहाँ रहता है सूबेदार, फिर उसे दिल्ली बुला लिया जाता है। कहाँ, दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में अब जो है सैयद बंधु नाम के 2 भाई थे। मैंने बताया था ना, सैयद बंधु ही किंग मेकर थे उस समय। एक को राजा बनाया, फिर उसको मार करके दूसरे को बना देते थे। तो फर्रुख सियर को हटा करके राजा बनाते हैं किसको, रंगीला को, मोहम्मद शाह रंगीला को। और मोहम्मद शाह रंगीला उसके कारस्तानी को समझ जाता है कि जिस तरीके से फर्रुख सियर की हत्या करवा दी, ऐसे ही जो है सैयद बंधु हमारी भी हत्या करवा देंगे। तो निज़ामुल मुल्क की सहायता से 1722 ईस्वी में निज़ामुल मुल्क ने किसको मरवा दिया, सैयद बंधु को। किसको मरवा दिया, सैयद बंधु को। सैयद बंधु जो थे, जो फड़फड़ा रहे थे, किंग मेकर थे मुग़ल दरबार में, इसकी हत्या कौन करवा देता है, निज़ामुल मुल्क। कौन करा देता है, निज़ामुल मुल्क। ये हत्या करवा देता है। और इसको जो है मोहम्मद शाह रंगीला अपना वज़ीर नियुक्त करता है। खुश होकर के उसे क्या बना देता है, अपना वज़ीर बना देता है। ठीक, तो वज़ीर जो है राजा के साथ काम करता है। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा क्या था, मदिरा मस्ती वाला, ज़्यादातर जो है नाच गाने में व्यस्तता रहता था। तो इसकी, चूँकि ये बहुत ही निज़ाम जो है अच्छे जो है उसके व्यक्ति था, इसका व्यवहार और इसका जो है नेचर अच्छा था। कुल मिलाकर के मतलब ये नहीं चाहता था कि हम जो है ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो शासन सत्ता में ध्यान न दे करके, बल्कि किस में ध्यान दे रहा हो, नाच गानों में। तो उसके व्यवहार से नाराज़ होकर के जो है निज़ामुल मुल्क चला आता है दक्षिण। पहले दक्षिण का सूबेदार था ही हैदराबाद का, तो फिर दक्षिण चला आता है। और इस दौरान दक्षिण में जो है दूसरा एक जो है यहाँ का सूबेदार था, दक्षिण का सूबेदार मुबारिज खां था। कौन था, मुबारिज खां। दक्षिण का सूबेदार मुबारिज खां था। तो अब जो है मोहम्मद शाह रंगीला क्या खेल खेलते हैं, मुबारिज खां को फ़ोन कर देते हैं। अरे फ़ोन नहीं था उस समय, सूचना भिजवा देते हैं, फ़ोन तो था ही नहीं। तो सूचना भिजवा देते हैं किसको, मुबारिज खां को, कि जो है निज़ामुल मुल्क दक्षिण आ रहा है। कहाँ आ रहा है, दक्षिण आ रहा है। तो इसको जो है इससे युद्ध करो, इसको परास्त करो, नहीं तो ये गया है दक्षिण को जो है जीतने के लिए, हैदराबाद को जीतने के लिए गया है। तो सूकर खेड़ा नामक स्थान पर, कहाँ पर, सूकर खेड़ा नामक स्थान पर 1724 में एक युद्ध होता है। किसके साथ में, मुबारिज खां के साथ में। किसके साथ में,
मुबारिज़ खां के साथ में किसका युद्ध होता है? निज़ामुल मुल्क के, निज़ामुल मुल्क और मुबारिज़ खान के साथ युद्ध होता है। कहाँ पर? सुकरखेड़ा नामक स्थान में जो हैदराबाद में है, यहाँ पर एक युद्ध होता है और इस युद्ध में मुबारिज़ खां को परास्त कर देता है। कौन? निज़ामुल मुल्क। मुबारिज़ खां को निज़ामुल मुल्क क्या कर देता है? परास्त कर देता है। तो परास्त करके फिर 1724 ईस्वी में जो है निज़ामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो अब यहाँ प्रश्न आएगा, हैदराबाद राज्य को की स्थापना किसने की और कब की? निज़ामुल मुल्क ने की। कब की? 1724 में। इसके पहले तो मैं कहानी बता रहा था। प्रश्न कहानी से नहीं बनता है, प्रश्न यहाँ से बनता है। कहानी तो इसलिए बताता हूँ कि दिमाग में बैठ जाए। फारूक सियर के समय में दक्षिण भारत का क्या था? वो सूबेदार था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सैयद बंधुओं की हत्या की 1722 ईस्वी में, और मोहम्मद शाह रंगीला ने उसने अपना क्या बनाया? वज़ीर बना दिया। ठीक, उसके बाद में उसके व्यवहार से नाराज़ होकर के दक्षिण चला जाता है निज़ामुल मुल्क। कहाँ चला जाता है? दक्षिण, हैदराबाद चला जाता है। तो हैदराबाद में जो उस समय का सूबेदार था हैदराबाद का, मुबारिज़ खां। कौन था? मुबारिज़ खां। तो मुबारिज़ खां के साथ में सुकरखेड़ा नामक स्थान पर 1724 ईस्वी में क्या होता है? युद्ध होता है। और उस सुकरखेड़ा के युद्ध में निज़ामुल मुल्क ने किसको परास्त कर दिया? मुबारिज़ खां को, और परास्त करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, हैदराबाद नामक राज्य की स्थापना की। और हैदराबाद को अपनी राजधानी बताया 1725 में। 1725 में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाता है। तो इस तरीके से निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की, स्वतंत्र राज्य की किसने स्थापना की? निज़ाम उल मुल्क ने। अब यहाँ के जो राजा होंगे उनको क्या कहा जाएगा? निज़ाम कहा जाएगा, क्योंकि निज़ाम ने ही, निज़ाम नामक व्यक्ति ने स्थापित किया था। निज़ाम उल मुल्क ये उपाधि थी, निज़ामुल मुल्क नाम क्या थी? उपाधि थी। और एक उपाधि इसकी थी चिनकिलिज खां। शायद पहले बताया होगा जब औरंगजेब पढ़ा रहा था, चिनकिलिज खां, चिनकिलिज खां। ये हाँ, चिनकिलिज खां ये उपाधि दी थी इसको किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने ही निज़ामुल मुल्क की एक अन्य उपाधि थी चिनकिलिज खां। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी। औरंगजेब ने दी थी किसको? निज़ामुल मुल्क को उपाधि दी थी। मुबारिज़ खां तो दक्षिण का सूबेदार था, और मुबारिज़ खां के साथ युद्ध होता है सुकरखेड़ा का युद्ध, और सुकरखेड़ा के युद्ध में मुबारिज़ खां को हरा देता है निज़ामुल मुल्क, और वहाँ पर अपना जो है शासन सत्ता स्थापित करता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला अब उसकी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। घोषित कर देता है, उसे एक नई उपाधि देता है आसफ जाह की। किसकी उपाधि देता है? आसफ जाह की। तो आसफ जाह भी एक इसकी उपाधि थी। बहुत सारे नाम हो गए इसके। तो आसफ जाह भी इसकी एक उपाधि थी। किसने दी थी? रंगीला ने दी थी। किसने दी थी? रंगीला ने दी थी। तो निज़ामुल मुल्क, चिनकिलिज खां, आसफ जाह, ये सब क्या है? एक ही नाम है। ये सब एक ही नाम है, उपाधियाँ हैं, ये सब उपाधियाँ हैं। अब दक्षिण भारत में इसके साथ जो है इसने अपने हैदराबाद को अपनी क्या बना दी? राजधानी। यहाँ पर इसका जो है राज्य की स्थापना हो जाती है, इसके राज्य की स्थापना हो जाती है। 1728 ईस्वी में जो है मराठों के साथ इसका मुठभेड़ होता है। कब होता है? 1728 में। और 1728 में अगर आप मराठों को देखोगे तो उस समय मराठों का जो है कौन सा जो है व्यक्ति उस समय पेशवा हुआ करता था? 1720 से 40 के बीच एक महत्वपूर्ण पेशवा था जो मस्तानी से प्यार करता था। क्या नाम था उसका? बाजीराव। तो उसी के समय, बाजीराव प्रथम के समय मराठों के साथ क्या होता है? इसका युद्ध होता है। किसका? आसफ जाह का, चिनकिलिज खां का या निज़ामुल मुल्क का, इसका युद्ध होता है। तो इसका युद्ध होता है अभी सुकरखेड़ा यहाँ। अब ये था पालखेड़ा। कहाँ पर होता है? पालखेड़ा। तो इस युद्ध का नाम था पालखेड़ा। दोनों युद्धों के नाम के पीछे क्या लगा है? खेड़ा। सुकरखेड़ा किसके साथ हुआ? मुबारिज़ खां के साथ हुआ। पालखेड़ा किसके साथ हुआ? मराठों के साथ में हुआ। और मराठों में जो है उस समय पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम से ये हार जाता है, निज़ामुल मुल्क जो है युद्ध में हार जाता है। और मराठी क्या करते थे? किसी को युद्ध में हरा करके उनसे क्या वसूलते थे? चौथ। क्या वसूलते थे? चौथ और सरदेशमुखी। तो चौथ और सरदेशमुखी इससे वसूलना शुरू किया। किससे? निज़ामुल मुल्क से। तो हैदराबाद से परास्त करके उससे चौथ और सरदेशमुखी जो है वसूला 1728 में। और इसी के साथ जब युद्ध हारे, भाई युद्ध कैसे ख़त्म होता था? एक संधि से। युद्ध कैसे ख़त्म होता था? एक संधि थे। तो एक संधि हुई मुंशी शिव गांव की संधि। कौन सी संधि हुई? मुंशी शिव गांव की संधि। तो मुंशी शिव गांव की संधि किसके बीच होती है? निज़ामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच में, मराठों के बीच में। तो मुंशी शिव गांव की संधि होती है पालखेड़ा युद्ध के बाद।
1728 के पालखेड़ा युद्ध के बाद निजामुल मुल्क और मराठों के बीच में एक संधि होती है जिसको बोलते हैं मुंशी शिवगांव की संधि। कौन से गांव की संधि? मुंशी शिवगांव की संधि। तो मुंशी शिवगांव की संधि के तहत अब मराठे जो है उनसे क्या प्राप्त करते हैं? चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करते हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद में 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क की क्या हो जाती है? मृत्यु। निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। तो 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेट फिर से एक बार देख लेते हैं। 1722 ईस्वी में 1722 ईस्वी में क्या था? फर्रुख शेर की सैयद बंधुओं की हत्या, सैयद बंधुओं की हत्या 1722 में। और 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा नहीं, कौन सा युद्ध पहले होता है? सुकरखेड़ा का युद्ध। किसके साथ में? मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के साथ में सुकरखेड़ा का युद्ध होता है। ठीक, और 1724 ईस्वी में ही हैदराबाद नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। और मोहम्मद शाह रंगीला जो कि अपना वजीर बनाता है इसको सैयद बंधुओं की हत्या करने पर, और उसके 2 ही साल बाद वो दक्कन चला जाता है। 1722 में तो बनाता ही वो अपना वजीर, और उसके बाद 1724 में भाग करके दक्षिण चला आता है। तो सुकरखेड़ा के युद्ध में जब उसने हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की सत्ता स्थापित कर ली तो मोहम्मद शाह रंगीला भी उस पर क्या ठप्पा लगा देता है और उसे आसफ जाह की उपाधि दे देता है। और इसके बाद में जो है 1725 में अपनी राजधानी किसको बनाता है? हैदराबाद को। और 1728 में किसके साथ युद्ध होता है? मराठों के साथ। किस नाम से युद्ध होता है? पालखेड़ा के नाम से। किस नाम से? पालखेड़ा के नाम से। और पालखेड़ा के युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? मुंशी शिवगांव की, मुंशी शिवगांव की संधि होती है। इसके तहत मराठों से इनको क्या प्राप्त होती है? चौथ और सरदेशमुखी। और मराठा पेशवा इस समय कौन था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। और 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क या आसफ जाह या चिन किलिच खां, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसके मृत्यु के बाद में इसका पुत्र था नासिर जंग। कौन सा जंग? नासिर जंग। जंग वाला मैदान, जंग वाला लड़ाई वाला जंग नहीं, ये इसका नाम था। क्या नाम था? नासिर जंग। इसके बेटे का नाम था नासिर जंग और इसके भतीजे का नाम था मुजफ्फर जंग। कौन सा जंग? मुजफ्फर जंग। आपने कर्नाटक वार में पढ़ा है, इन दोनों के नाम पढ़े हैं। जब कर्नाटक वार हो रहा था, 3 कर्नाटक वार हुए ना, 3 कर्नाटक युद्ध हुए, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था इसी दोनों को लेकर के हुआ था। इसी दोनों को लेकर के हैदराबाद वाले मैटर में और कर्नाटक वाले मैटर में अनवरुद्दीन और उसको लेकर के जो है उसके उत्तराधिकार के लिए। तो नासिर जंग को सपोर्ट कौन करते हैं? अंग्रेज। मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते हैं फ्रांसीसी। अब ये चाचा था, ये भतीजा था, दोनों के बीच में 1748 ईस्वी मरने के बाद में निजामुल मुल्क के उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और इसके बाद में जो है इसमें कौन इन्वॉल्व हो जाते हैं? अंग्रेज। इसमें अंग्रेज इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अंग्रेज इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद में अंग्रेज के ही अंडरटेकिंग में शासन चलता है। फिर 1805 ईस्वी में निजाम अली नाम का एक आखिरी जो है यहाँ का क्या था? निजाम था हैदराबाद का निजाम अली। और उसके समय में अंग्रेज़ों ने इसे भी कहाँ कर लिया? अपने राज्य में मिला लिया। तो 1805 ईस्वी में हैदराबाद अंतिम रूप से इसका अस्तित्व क्या हो गया? ख़त्म हो गया। 1724 से शुरू हुआ और 1805 ईस्वी में हैदराबाद ख़त्म, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक, तो इस तरीके से एक राज्य मैंने निपटा दिया। कौन सा? हैदराबाद। मेन बातें इसमें क्या क्या थी? मुंशी शिवगांव की संधि, पालखेड़ा का युद्ध, सुकरखेड़ा का युद्ध, ये सब मेन बातें थी। और 1724 ईस्वी में इसने अपनी अलग राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इसका चिन किलिच खां नामक उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने। अब इसी के बगल में एक राज्य था कर्नाटक। एक राज्य इसी के बगल में क्या था? कर्नाटक। ठीक है, तो इसको अलग से देखते हैं। कर्नाटक राज्य सादुतुल्ला खां के नेतृत्व में अलग होता है। कर्नाटक राज्य स्वतंत्र कब किसके नेतृत्व में होता है? सादुतुल्ला खां के। तो उसे देखते हैं, उसे ज़्यादा स्टोरी नहीं है क्योंकि कर्नाटक में जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। ठीक, कर्नाटक हैदराबाद का ही एक जो है भाग था। अंग्रेज मुग़लों के समय में ये वाला क्षेत्र पूरा सूबा था, दक्कन सूबा हैदराबाद। तो इसी का एक भाग था कर्नाटक। इसी का हैदराबाद का ही एक भाग क्या था? कर्नाटक। हैदराबाद का ही एक भाग क्या था? कर्नाटक। तो जब हैदराबाद चिन किलिच खां के नेतृत्व में यानी कि आसफ जाह अर्थात जो है निजामुल मुल्क के नेतृत्व में स्वतंत्र होता है 1724 ईस्वी में, तो उसी समय कर्नाटक भी स्वतंत्र हो जाता है। कर्नाटक भी क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। ये भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है। किसके नेतृत्व में? सादतुल्ला खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सादुतुल्ला या सादतुल्ला। तो यहाँ पर प्रश्न इतना आता है खाली कि कर्नाटक राज्य
कर्नाटक राज्य की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? सादतुल्ला खां ने। किसने की थी? सादतुल्ला खां ने। ठीक। और सादतुल्ला खां के मृत्यु के बाद में जो है यहाँ पर भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और कर्नाटक में 3 कर्नाटक वार होते हैं अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो कर्नाटक हमेशा जो है युद्ध का स्थल बना रहा और आखिरी में जो है इसे भी अंग्रेज़ अपने हिस्से में मिला लेते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है, सिर्फ इतना आता है कि कर्नाटक राज्य की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी? सादतुल्ला खां ने। और बाकी कर्नाटक के तीनों वार तो हमने अलग से पढ़ाई दिए हैं, उसको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से तीनों वार के बाद कर्नाटक को अंतिम रूप से अंग्रेज़ अपने राज्य में मिला लेते हैं, उसे आप देख लेना, एक बार फिर से वहाँ रिवाइज कर लेना। ठीक। तो ये कर्नाटक राज्य खत्म हो गया। अब कर्नाटक के बाद में हम लोग जाटों को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? जाट राज्य। देखो ये भी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित होती है। औरंगजेब धार्मिक रूप से बड़ा कट्टर था। औरंगजेब धार्मिक दृष्टि से कितना बहुत क्या था? कट्टर था। जाट हमारे जो थे वो अभी भी आपके क्षेत्र में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जो ये वाला क्षेत्र है मथुरा, आगरा और ये वाला क्षेत्र जो है आपका ये क्या पड़ता है मथुरा से आगे जब राजस्थान में जाओ? भरतपुर। तो ये भरतपुर, मथुरा, आगरा, पश्चिमी आगरा वाला क्षेत्र ये जाटों का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? जाटों का। जो दिल्ली के आसपास ही था, मुगल जहाँ बैठे थे मुगलों के आसपास ही था। और मुगल में उस समय औरंगजेब हुआ करता था राजा, बादशाह। और औरंगजेब जो है कट्टर रूप से बहुत ज़्यादा क्या था? धार्मिक कट्टर था। धार्मिक रूप से कट्टर जो है बादशाह था। तो धार्मिक कट्टरता क्योंकि वो क्या कर रहा था? मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद में कन्वर्ट कर रहा था धार्मिक रूप से। तो जो जाट थे यहाँ के जो है जबर जातियाँ थी, काफ़ी मजबूत जातियाँ थी। इनके पास में काफ़ी खेती बाड़ी हुआ करती थी, किसान होते थे। तो इन्हीं में जो है एक व्यक्ति होता है गोकुल। कौन होता है? गोकुल। अब गोकुल धाम का क्षेत्र है तो गोकुल तो होगा ही भाई, गोकुल का क्षेत्र है ब्रज वाला, मथुरा वाला। तो गोकुल नाम का एक व्यक्ति था। इसके समय में सबसे पहला जाट विद्रोह होता है 1669 में। 1669 में इसके नेतृत्व में, गोकुल के नेतृत्व में, गोकुल एक पहला जाट नेता है जिसके नेतृत्व में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के खिलाफ 1669 ईस्वी में क्या होता है? विद्रोह होता है। 1669 ईस्वी में विद्रोह होता है। इसके बाद में दूसरा नेता आता है राजा राम। गोकुल के बाद में दूसरा नेता कौन आता है? राजा राम। हाँ, राजा राम इसकी धार्मिक नीतियों का विरोध करने के लिए क्या किया था? जो सिकंदरा में जो औरंगजेब के पुरखे थे, क्या नाम था? अकबर। औरंगजेब के पूर्वज जो सिकंदरा में जिनकी जो है समाधि थी अकबर की, तो राजा राम ने क्या किया था? उसको परेशान करने के लिए, औरंगजेब को परेशान करने के लिए उसके जो है कब्र को खोद दिया था। कब्र को खोद करके और उसमें क्या बचा होगा? हड्डियों को निकाला और उसे जला दिया। क्यों जलाया था? क्योंकि इसका विरोध करना था। मुस्लिम धर्म में जलाना वर्जित है। किसी भी जो है मुर्दे को जलाया नहीं जाता है, मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है। तो इसने कहा कि हम भी तुम्हारा विरोध करने के लिए तुम्हारे ही पर बाबा का क्या करेंगे? उनको दफनाए और खोद करके जलाएंगे। तो इसका काम ये होता है राजा राम का। ठीक। गोकुल के बाद राजा राम के बाद में आते हैं आपके चूड़ामन। कौन आते हैं? चूड़ामन। अब चूड़ामन ने कहा ऐसे काम बनेगा नहीं। चूड़ामन ने कहा ऐसे काम बनेगा नहीं। इन्होंने अपने जाट भाइयों को मिला करके एक क्षेत्र जो है अधिग्रहित किया। जाट भाइयों को सबको मिला करके एक राज्य बना दिया। क्या बना दिया? राज्य। तो राज्य की नींव किसने डाली थी? चूड़ामन ने डाली थी। राज्य की नींव किसने डाली? चूड़ामन। तो सबसे पहला जाट राज्य स्थापित करने वाला कौन था? चूड़ामन। ये दोनों तो खाली नेता थे, जाटों के क्या थे? नेता थे, जो सिर्फ विद्रोह कर रहे थे औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का। लेकिन इसने कहा कि बात ऐसे बनेगी नहीं, हम लोग हैं संख्या में ज़्यादा इस क्षेत्र में, तो जितने क्षेत्र में हम लोग हैं उतने क्षेत्र का एक क्या बनाते हैं? एक राज्य बनाते हैं। तो चूड़ामन ने एक नए राज्य की, जाट राज्य की क्या कर दी? स्थापना। कौन कौन से क्षेत्र को मिला करके? भरतपुर को, मथुरा का क्षेत्र, पश्चिमी आगरा का क्षेत्र, ये सब मिला करके क्या बन गया? जो है जाट राज्य। तो यहाँ पे जाट राज्य की स्थापना कर दी चूड़ामन ने। अब चूड़ामन के समय में ही इसी के पास में दक्षिण में इसी के पास में एक राज्य था आमेर। राजपूतों का एक राज्य था आमेर। और आमेर शुरू से ही जो है मुगलों के दरबार में रहा करते थे। जाने कितने कितने मनसब मिलते थे आमेरों को। ठीक है। तो इसी समय एक आमेर का राजा था, राजा जय सिंह द्वितीय। एक राजा था जय सिंह द्वितीय। अभी इसकी कहानी भी पढ़ेंगे हम लोग। तो जय सिंह द्वितीय मुगल सेनापति बन करके इसके साथ क्या करता है? चूड़ामन के साथ युद्ध करता है। चूड़ामन के साथ युद्ध करता है और युद्ध में चूड़ामन क्या हार जाता है? जय सिंह से हार जाता है। तो चूड़ामन बेचारा जो है आत्महत्या कर लेता है।
युद्ध से हार करके चूड़ामन क्या कर लेता है, आत्महत्या। तो चूड़ामन खत्म हो जाता है। चूड़ामन के बाद आते हैं बदन सिंह। चूड़ामन के बाद कौन आते हैं, बदन सिंह। अब बदन सिंह जो है नाम के ही बदन नहीं थे, ये काफ़ी जो है भारी बदन वाले थे बदन सिंह। तो इन्होंने जो है बहुत शक्ति थी इनके अंदर, यहाँ तक कि अहमद शाह अब्दाली जैसे लोगों को भी छकाया था, ठीक है। तो इसलिए जब अहमद शाह अब्दाली जैसे लोग भी इसे छके थे तो अहमद शाह अब्दाली ने इनको कहा भैया तुम ही राजा हो, इस क्षेत्र के तुम क्या हो, राजा हो। तो राजा की उपाधि किसने दी, अहमद शाह अब्दाली ने। किसको दी, बदन सिंह को। तो जो जाट राज्य है, जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है, बदन सिंह को, क्योंकि बदन सिंह ने जो है काफ़ी शक्ति से अपने राज्य को जो है संगठित किया, विस्तृत किया। तो बदन सिंह जो है इस राज्य का, जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। जैसे हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं ना, तो दिल्ली सल्तनत में एक तो संस्थापक था, पहला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक किसको माना गया, इल्तुतमिश को माना गया, ठीक। तो ऐसे ही बदन जो चूड़ामन था ये राज्य की नींव डालता है, राज्य को बनाता है, नींव डालता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है, बदन सिंह को। बदन सिंह के बाद में आते हैं सूरजमल। बदन सिंह के बाद में सूरज चमकता है, सूरज चमकता है, तो सूरजमल आते हैं। क्या आते हैं, सूरजमल। अब सूरज कहाँ चमका, जाट राज्य में, तो जाट राज्य में सूरजमल आते हैं। और सूरजमल ने जो है ये अब कहा काम ऐसे बनेगा नहीं, अपने लोगों के बीच में राजा बनकर नहीं रहना है बल्कि किसान बनकर रहना है। तो किसानों के पोशाक में रहते थे, ये किसानों के पोशाक में रहते थे, किसानों की दुख दर्द को समझते थे, सुनते थे। सिंहासन से नीचे उतर करके किसानों के बीच में चले जाना, जैसे अभी भी जाट किसान होते ना, आंदोलन करते इस तरीके से, तो ऐसे ये लोग करते थे सूरजमल। तो सूरजमल को जो है जाटों का अफलातून कहा गया, जाटों का अफलातून। तो प्रश्न आएगा, जाटों का अफलातून किसको कहा गया है, सूरजमल को अफलातून। तो जाटों का अफलातून या फिर जाटों का प्लेटो भी कहा गया है। इनको क्या कहा गया है, जाटों का प्लेटो। प्लेटो एक दार्शनिक था इसी टाइप के, फक्कड़ टाइप के। अफलातून मतलब फक्कड़ी स्वभाव। भाई एक राजा होते हुए, राजा तो बन ही गया था, राज्य था उसके पास में, और सिंहासन पर ना बैठ करके पोशाक पहन लेता था जो है। अब जाट लोग कौन सा पोशाक पहनते हैं, धोती वोती पहनते हैं ना, साफा वो बांधते हैं, देखा होगा तुमने। तो वही धोती पहन लिया, साफा बांध लिया और चल दिया किसानों के बीच में। तो किसानों का क्या कहा गया, अफलातून, मसीहा। अफलातून मतलब मसीहा। तो किसानों का अफलातून या किसानों का प्लेटो किसको कहा गया, सूरजमल को। किसको कहा गया, सूरजमल को। और इसके बाद में ये राज्य भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसका भी वर्चस्व अंग्रेज़ ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न आते हैं। ज़्यादातर प्रश्न कहाँ आता है, सूरजमल से आता है, सूरजमल से आता है। यही पूछा जाता है कि जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो किसको कहा गया है, सूरजमल को कहा गया है। किसको कहा गया है, सूरजमल। तो जाट राज्य हो गया। जाट राज्य के बाद में हम लोग अब इसी के नीचे एक राज्य है राजपूत राज्य। इसी के नीचे क्या है, राजपूत राज्य। इसका अध्ययन करेंगे। देखो ये पूरा राजस्थान वाला पूरा क्षेत्र क्या था, राजपूत राज्य ही थे। इसमें बहुत सारे राजपूत थे, जैसे मेवाड़ था, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना, मेवाड़ जो है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप वाला जो राणा सांगा वाला क्षेत्र, ठीक। तो मेवाड़ वाला क्षेत्र था। लेकिन अभी जो है इस समय आमेर क्षेत्र का, आमेर का राज्य जो है वो काफ़ी शक्तिशाली था। आमेर शुरू से ही कहाँ रहे, मुग़लों के दरबार में रहे, मुग़लों के दरबार में हैं। तो आमेर का एक राजा था, राजा जय सिंह। कौन था, राजा जय सिंह। तो कहानी उसकी हम लोग राजपूत राज्यों में यहाँ पर सिर्फ अध्ययन करेंगे, किसकी, आमेर की। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं आमेर से। तो आमेर के राजा जय सिंह की हम लोग कहानी पढ़ेंगे, यहाँ से देखेंगे। जो जय सिंह था, इस पहले भी एक जय सिंह हो चुका है, पहले भी एक जय सिंह रह चुका है। और तो दूसरी बार जब जय सिंह आएगा तो इसको कहेंगे जय सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय। अब ये जय सिंह द्वितीय था। और इसके पहले जो है, मतलब इसको दो लोग मिलकर के एक उपाधि देते हैं अलग अलग समय में। एक मुग़ल शासक था जहांदार। कौन था, जमादार नहीं, जहांदार। कौन था, जहांदार शाह। तो जहांदार शाह इसको उपाधि देता है मिर्ज़ा राजा। कौन सी उपाधि देता है, मिर्ज़ा राजा की उपाधि देता है। इसके बाद में फर्रुख सियर आता है जब, तो फर्रुख सियर भी इसको एक उपाधि देता है, क्योंकि मुग़ल दरबार का सेनापति था भैया, मनसबदार था। इसके पास बहुत बड़ी सेना थी और अपनी सेना को ले करके, भाई राजा तो यहाँ का था, कहाँ का, आमेर का था। लेकिन जब मुग़ल बादशाह कहते थे हमारी तरफ से तुमको लड़ना है, तो फिर अपनी सेना ले करके चला जाता था, क्योंकि मुग़लों का सेनापति भी था। तो फर्रुख सियर ने इसको सवाई की उपाधि दी। किसकी, सवैया नहीं,
जो सवई खाते वो नहीं, सवाई की, किसकी? सवाई की। अब जब दोनों को मिला दोगे तो मिर्जा राजा सवाई जय सिंह द्वितीय। पूरा नाम क्या हो गया? मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। पूरा नाम हो गया मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। ये कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे। आमेर या कभी कभी कहीं कहीं लिखा जाता अम्बेर, कहीं कहीं लिखा मिलता है अम्बेर। तो आमेर या अम्बेर के राजा कौन थे? राजा मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। मिर्जा राजा उपाधि जहांदार ने दी, फर्रुख शेर ने सवाई की उपाधि दी। प्रश्न यहीं से पूछते हैं, ठीक। तो मिर्जा राजा सवाई जय सिंह द्वितीय, खाली जय सिंह कहोगे तो द्वितीय लगाना पड़ेगा, मिर्जा राजा सवाई कहोगे तो इसी जय सिंह को याद किया करोगे। लेकिन ये बड़ा ही बहुत ही विचित्र आदमी था अपने समय का। इस समय जब भारत में मुग़ल सत्ता हिल रही थी और अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो रही थी, मराठे उत्पात मचा रहे थे, उस दौरान इसने बहुत काम किया। ये जो है, पहली बात तो अपनी हिंदी संस्कृत के अलावा कई भाषाओं का ज्ञाता था। फारसी, तुर्की, उर्दू, इन सब भाषाओं को जानता था। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत रुचि थी इसकी, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत रुचि थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत रुचि थी इसकी। समाज सुधारक था, समाज में कवियों को संरक्षण देता था, यानी विद्या का पोषण करता था, विद्या का पोषक था, ठीक है। प्रशासन इसका बहुत अच्छा था, राज्य का प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी स्थापित की थी। तो राजा जय सिंह इसीलिए जाना जाता है, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह इसलिए जाना जाता है कि ये ऐसा, मतलब एकदम मध्यकाल खत्म हो रहा था, आधुनिक शुरू हो रहा था, उस समय का ऐसा राजा था जिसने, और प्रश्न यहाँ से आता है, वो कौन सा राजा था जो अंतिम रूप से अश्वमेध यज्ञ करता है? सवाई राजा मिर्जा जय सिंह करता है। अंतिम रूप से हिंदू शासक था जो, जिसने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अंतिम रूप से इसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ हम प्राचीन समय से पढ़ रहे हैं ना। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम राजा, भारत का अंतिम राजा कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? मिर्जा राजा सवाई जय सिंह ने किया था अंतिम रूप से अश्वमेध यज्ञ। और इसके अलावा इसको चूँकि समाज सुधारक भी था, विद्या प्रेमी भी था, विधि का ज्ञाता भी था, खगोल शास्त्री का ज्ञाता था। तो खगोल शास्त्री का ज्ञाता था तो इसने जो है इतना ज़्यादा ज्ञान था खगोल के बारे में कि इसने जंतर मंतर बनवा दिए। इसने जो है वेधशालाएँ स्थापित करवा दी। उस समय वेधशालाओं में क्या होता है कि इसमें जो है अक्षांश, देशांतर, इसके आधार पे जो है सारा बनाया जाता है। जयपुर में जंतर मंतर सुना है तुमने? तो इसी ने बनवाया था। किसने? जय सिंह, जय सिंह ने। अब इसी के नाम से अपना एक नगर भी बसाया, नगर संस्थापक भी था। तो प्रश्न आता है, जयपुर नगर किसने बसाया? जय सिंह ने। 1727 में जो जयपुर है किसकी राजधानी है? राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को स्थापित करने वाला राजा कौन था? जय सिंह था, सवाई जय सिंह था। और इसको कौन सी सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर। इसी के जो है सक्सेसर, इसी के आने वाले आगे जो जब अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ जब यहाँ पर महाराज या महारानी जब भारत आने वाले थे तो उनके जो है उनको दिखाने के लिए जयपुर का उस समय तत्कालिक जो राजा था उसने क्या किया, पूरे जयपुर शहर को जहाँ जहाँ राजा आने वाले थे, सम्राट दिल्ली के, इंग्लैंड के, वो क्या किया, पूरा रंगवा दिया सिर्फ एक कलर से, गुलाबी रंग से, कि सम्राट आएँ तो देख करके खुश हो जाएँ। तो इसलिए जो है जयपुर को तभी से क्या कहा जाने लगा? पिंक सिटी। अभी भी आज जाओगे जो जयपुर का जो मेन मार्केट है, जहाँ पर जो है ये सब आपको हवा महल ये सब देखने को मिलेगा, जंतर मंतर आसपास वाला क्षेत्र, वो सब कैसे पिंक है। वहाँ की मार्केट पूरा पिंक रंग से रंगा हुआ है, गुलाबी रंग से, तो इसीलिए गुलाबी शहर के नाम से वो जाना जाता है। तो इस तरीके से 1727 में जयपुर की स्थापना की। और चूँकि ये जो है खगोल विज्ञान में इसको ज़्यादा प्रेम था तो 5 वेधशालाएँ स्थापित कराई। क्या स्थापित कराई? 5 वेधशालाएँ। भारत के तमाम 5 क्षेत्रों में इसने वेधशालाएँ स्थापित कराई। वेधशाला मतलब जहाँ से खगोल के बारे में जानकारी मिल सके, अक्षांश, देशांतर, नक्षत्रों की दिशा, नक्षत्रों का ज्ञान, ये सब कहाँ से मिल सके? वेधशालाओं से। और खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए इसने एक जो है किताब संकलित करवाई जो है, तो उसको कहा गया जीज मोहम्मद शाही। क्या कहा गया? जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही। तो जीज मोहम्मद शाही एक्चुअली क्या है? एक संकलन है किताब का खगोल शास्त्र पर। किस पर है? खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए। खगोल शास्त्र में बहुत रुचि थी और 5 वेधशालाओं से प्रश्न अक्सर आता रहता है, पूछ देगा, 4 नाम दे देगा, कहेगा इनमें से जय सिंह ने कहाँ वेधशाला स्थापित नहीं की थी, कहाँ स्थापित नहीं की थी। तो 5 के नाम जानना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। और 5 के नाम आप याद कर सकते हो।
पहला तो जयपुर में ही बनाएगा, जयपुर का जंतर मंतर जानते ही नाम से, तो जयपुर में इसने पहला एक बनाया क्या, जंतर मंतर या वेधशाला। तो एक वेधशाला कहाँ बना दिया, जयपुर में। और जयपुर के पास में ही दिल्ली है, जयपुर के पास में क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली में भी एक वेधशाला बनाई, कहाँ बनाई, दिल्ली में बनाई। और दिल्ली के पास जयपुर और दिल्ली, इससे जब दिल्ली से चलोगे जयपुर पड़ेगा, जयपुर के नीचे आ जाओगे तो मथुरा पड़ेगा, जयपुर के नीचे क्या पड़ेगा, मथुरा पड़ेगा। ये बीच में पड़ेगा मथुरा, सॉरी यहाँ मैप में देख लेना। लेकिन मथुरा में भी इसने क्या किया, एक वेधशाला बनाया मथुरा में। और थोड़ा सा पूर्व आओगे तो उत्तर प्रदेश में ही एक धार्मिक नगर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक नगर है वाराणसी, बनारस जिसको कहते हैं। तो वाराणसी में भी इसने एक वेधशाला बनवाई। 4 हो गए, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी। और एक इसने जो है उज्जैन में बनवाया, कहाँ, एमपी के उज्जैन में, यहाँ पर एमपी के उज्जैन में, महाकाल वाला क्षेत्र। किसका है, महाकाल वाले क्षेत्र में। तो महाकाल के नाम से जो उज्जैन जाना जाता है, वहाँ भी इसने क्या स्थापित करवाया, वेधशाला। तो 5 वेधशालाएँ या 5 जंतर मंतर स्थापित कराया। किसने, जय सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने। दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, वाराणसी में और उज्जैन में, 5 क्षेत्रों में इन्होंने क्या स्थापित कराया, वेधशाला। और अंतिम रूप से जो है इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अंतिम अश्वमेध यज्ञ करने वाला कौन सा हिंदू शासक था, तो जय सिंह द्वितीय था। इसके बाद किसी भी, भाई इसके बाद तो अंग्रेज आ गए भारत में, तो कोई राजा रहा ही नहीं इस तरीके से जो अश्वमेध यज्ञ कराए। तो इस तरीके से ये एक शक्तिशाली शासक था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इसलिए यहाँ पर जो है आमेर का अध्ययन हमने किया। क्या क्या बातें देखी यहाँ पर, जयपुर की स्थापना कब होती है, 1727 में। कब होती है, 1727 में। और मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, जहांदार शाह ने। और सवाई की उपाधि किसने दी थी, फर्रुखसियर ने। और जो है इसने 5 वेधशालाएँ कहाँ स्थापित कराई थी, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में 5 वेधशालाएँ स्थापित। और जीज मोहम्मद शाही क्या है, खगोल विद्या से संबंधित एक पुस्तक है, जीज मोहम्मद शाही का संकलन कराया था। ठीक, और ये एक महान विधिवेत्ता था, इसको कई भाषाओं का ज्ञान था उस समय, तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत, इन सारी भाषाओं का इसको ज्ञान था। ठीक है, इसके अलावा ये विद्या प्रेमी था, विधिवेत्ता था, वैज्ञानिक था, खगोल शास्त्री था, गणितज्ञ था, जितने कुछ है सारे कुछ था। मतलब ये बहुत बड़ा विद्वान आदमी भी था, विद्या प्रेमी भी था, सब कुछ था। तो और इसके अलावा सेनापति भी था, किसका, मुग़लों का। राजा तो था ही, मुग़लों का सेनापति भी था। देखा तुमने जो है किसको हराया था युद्ध में, जाट शासक किसको हराया था युद्ध में, चूड़ामल को। और चूड़ामल हार करके क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। तो इस जो है इस तरीके से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इससे संबंधित। तो ये आमेर की बात हो गई इसमें। अब क्या बचता है, हमने 2-3 चीज़ें देखी यहाँ पर। अब इसके बाद कौन सा राज्य बचा, हाँ केरल वगैरह, त्रावणकोर है केरल में जो है। और केरल ज़्यादा, हालांकि दक्षिण भारत का राज्य था, दक्षिण भारत वाले ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उतने। अब यहाँ पर एक राज्य बचता है जो है आपका रुहेलों का। ये आपका यहाँ से लेकर के और ये गंगा नदी तक एक राज्य बना था, रुहेल। कौन सा राज्य बना था, रुहेलखंड। रुहेलखंड के नाम से अलग राज्य की मांग चल रही है। तो रुहेलखंड जो है वीर दाऊद ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था, वीर दाऊद ने। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आता है, वीर दाऊद, मोहम्मद अली खां इसका बेटा था। वीर दाऊद और मोहम्मद अली खां दोनों ने मिलकर के कौन सा राज्य स्थापित किया था, रुहेलखंड। क्या स्थापित किया था, रुहेलखंड। ठीक है, तो रुहेलखंड की स्थापना होती है। और इसके अलावा जो है कानपुर और इसके बीच में एक राज्य स्थापित होता है फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में। फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र जो है ये कानपुर वाले क्षेत्र में स्थापित होता है। कानपुर और अलीगढ़ वाले क्षेत्र में फर्रुखाबाद। इसमें बंगस पठान इसकी स्थापना करते हैं। कौन स्थापित करते हैं, बंगस पठान। ठीक है, तो बंगस पठान लिख दिया, बंगस पठान स्थापित करता है कौन, फर्रुखाबाद की। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक, रुहेलखंड किससे संबंधित है, वीर दाऊद। फर्रुखाबाद बंगस पठान, फर्रुखाबाद बंगस पठान और रुहेलखंड वीर दाऊद। ठीक, और इसके अलावा और क्या रह गया, हाँ हैदराबाद में कुछ चीज़ें छूट गई थी। हैदराबाद में सब भारत का पहला राज्य था जो वेलेजली के समय में उस पर जो है, जो उसकी वेलेजली की सहायक संधि थी
उसके तहत सबसे पहले किसके साथ सहायक संधि हुई थी? हैदराबाद के साथ। तो 1798 ईस्वी में हैदराबाद जो है पहला राज्य बनता है सहायक संधि स्वीकार करने वाला। यहाँ से प्रश्न आता है, हैदराबाद पहला राज्य बनता है जो सहायक संधि स्वीकार करता है, सहायक संधि। और अंतिम जो उस समय का निज़ाम था, निज़ाम अली। कौन था? निज़ाम अली। तो निज़ाम अली के समय 1798 ईस्वी में हैदराबाद अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाता है, सहायक संधि बेलेजली का स्वीकार करके उसके राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ जो है राज्य थे, इन राज्यों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बारी बारी से अध्ययन किया। अब सारे राज्य जितने भी स्वतंत्र राज्य थे धीरे धीरे सबको क्या कर लिया, इसने निगल लिया। बारी बारी से देखते हैं हम लोग। अब भारत में पूरी तरीके से क्या हो गए? अंग्रेज छा गए। भारत में पूरी तरीके से अब अंग्रेज छा गए। तो अब देखते हैं भारत में अंग्रेज कहाँ तक विस्तृत हो गए। भाई अंग्रेज़ों ने बंगाल को जीता कितने युद्ध से? बंगाल को कितने युद्ध से जीता? 2 युद्ध से। और कर्नाटक वाले क्षेत्र को कितने युद्ध से जीता? 3 युद्ध से। कर्नाटक को 3 युद्ध से। और मैसूर को 4 युद्ध हुए थे मैसूर को। और इसके बाद मराठा, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और जो है अब सिख वाला सिख राज था, आंग्ल सिख युद्ध हुए कितने? 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। और अवध के साथ युद्ध हुआ था क्या? अवध के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ था। नवाब अवध के नवाब थे, नवाबी करते थे, ठीक है। तो अवध ही क्या था? बफर स्टेट था। अवध क्या था? बफर स्टेट था। किसके बीच में? मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में, मराठों और अंग्रेज़ों। तो देख रहे हो किस तरीके से पूरा भारत अंग्रेज़ों ने ले लिया, ख़त्म कर दिया पूरा, ठीक है। इस तरीके से अंग्रेज़ पूरा भारत जो है कब्जा कर लिया, पूरी तरीके से भारत को अपने अंडर में कर लिया। अब जब अपने अंडर में कर लेंगे तो भारत की वो अंग्रेज़ों की कुछ नीतियाँ होंगी। कौन कौन सी? प्रशासनिक नीतियाँ, ठीक है। जैसे प्रशासनिक नीति में हमने द्वैध शासन पढ़ा, तो उसको एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। कुछ उनकी नीतियाँ थी जैसे प्रशासनिक नीतियाँ। आर्थिक नीति पढ़ेंगे, उन्होंने व्यवस्था स्थापित की, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ठीक है, इस टाइप की व्यवस्थाएं देखेंगे। तो ये सब व्यवस्थाएं जब भारत में लागू हुई, आर्थिक रूप से भारत को बहुत ज़्यादा शोषण किया, निचोड़ लिया। तो भारत में एक विद्रोह होता है 1857 का विद्रोह, ठीक। तो इस तरीके से भारत में आर्थिक नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद में व्यवस्थित तरीके से भारत में जो है क्या शुरू होगा? नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाएगा। 1885 में क्या स्थापित होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद से भारत में मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट शुरू हो जाता है व्यवस्थित ढंग से। तो वो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादातर प्रश्न वहीं से आते हैं, 1885 के बाद से ही आते हैं, ठीक। यहाँ तक जो है 2-4 क्लास में ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में नेशनल मूवमेंट अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पर गांधी जी का प्रवेश कराएंगे, उसमें नरम दल गरम दल सारा कराएंगे, ठीक है। फिर जो है अंग्रेज़ों से खूब जम के लड़ाई करेंगे हम लोग यही क्लास में, धूम धड़ाका मचाएंगे। बंद करो।